तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो सोलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 222 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लूफेंग ने अपने टीचर का बदला ले लिया होता है, जिसके साथ हमें हिवांग सिटी लॉर्ड मैंसन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लूफेंग अकेले बैठकर पी रहा होता है। वो कहता है कि जो सी कंट्री के 3 लूरस एक ही साथ मरे गए हैं, इसके कारण यहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मचने ही वाली है। तो एंशिएंट कंट्रीज जरूर इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब यहाँ पे उनके पास डिपेंड है एबिलिटी है या फिर नहीं, उस हिसाब से ही वो जान पाएंगे कि इसके पीछे कौन है, क्या वो लूफेंग का पता लगा पाएंगे या फिर नहीं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पे असल में जितनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन मतलब जितनी बड़ी कांड होती है उतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, और जबकि यहाँ पे टियानकुन के 3 गॉड किंग्स को मार दिया गया है। तो ये कह सकते हो बड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन भी बड़ी होने वाली है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है बाकी सारे बंदों को, जिनको कि सभी को पता चल जाता है कि फाइनली मारे जा चुके हैं। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि फूड किंगडम में तो टोटल 5 गॉड किंग्स मौजूद थे। 3 को तो लूफेंग ने मार दिया था, लेकिन 2 को उसने नहीं मारा होता है, जिनमें से गॉड किंग लियू और गॉड किंग स्कल्पिक अभी भी जिंदा रहते हैं। उन्हें भी कह सकता है कि फूड किंगडम के पावरफुल किंग्स हैं, लेकिन वो भी इसमें मारे नहीं गए होते हैं। अब तीनों लोगों के मरने की वजह से उन सबको पता चल जाता है कि उनके 3 गॉड किंग्स उनके कंट्री के मारे जा चुके हैं। वो गॉड किंग्स बाकी तीनों से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे, जिसके कारण वो तीनों मतलब वो दोनों काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके साथ दिखाया जाता है गॉड किंग लियू को, जो कि काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। सोचने लगता है कि टियानकुन लॉर्ड वहाँ पे री इनकारनेट हुए होंगे या फिर नहीं होंगे, लेकिन जिस भी बंदे ने उसको मारा है उसके पास कम से कम एम्पर लेवल या मोनार्स लेवल्स की पावर्स होनी ही चाहिए, तभी जाकर वो ऐसा कर सकते हैं। और जितनी पावर टियानकुन लॉर्ड प्राइमोरियल ब्लड लाइन की वजह से थी, एम्पर ग्यूजी भी उसको मारने से कतराएंगे। अगर यहाँ पे एम्पर ऑफ ग्यूजी भी वहाँ पे फाइट करने आएंगे तो वहाँ पर उनके फाइट करने से इतना बड़ा धमाका होगा, इतना बड़ा कमोशन होगा कि उससे पहले ही वहाँ पर बाकी सारे लोग आ जाएंगे। वहाँ पे अपने रीइंकार्नेशन टेक्निक तक को वो यूज कर लिया होगा, लेकिन वहाँ पर वो साइलेंटली मारे जा चुके होते हैं। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं, और किंग लियू को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनईजी महसूस होने लगता है, और वो कहता कि नहीं, मैं तो महसूस भी नहीं पा रहा, मैं लॉर्ड टियानकुन किंगडम्स को मारना यहाँ पे इतना भी आसान नहीं था। जिस बंदे में मारा है उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा होंगी, और वो बहुत ज़्यादा डरते हुए कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पे ये किंग लियू होती है, मतलब वो लड़की होती है, जैसा कि मैंने बताया कि 4 में से 5 में एक लड़की होती है, जो कि असल में फूड किंगडम के साथ कह सकते हो तो यहाँ पे दोस्ती का रिश्ता लेकर आई होती है। अगर नहीं करती तो उसके भी किंगडम को मिटा दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर वो सारे इतने ही जालिम होते हैं। इसके साथ दिखाया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगती हैं, क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही ट्रू बॉडी है, उस पर अटैक किया गया था वही वहीं मारी जाएगी, या तो रीइनकारनेट होगी या फिर वो एक ही झटके में ख़त्म कर दी जाएगी। वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। जिसके साथ हमें किंग कुफू को दिखाया जाता है, जो कहता है कि अभी के फिलहाल हमें इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आखिरकार क्या चीज़ थी जिसकी वजह से वो तीनों मारे जा चुके हैं। यहाँ पे जल्दी करो, जो भी यहाँ से निकल सकते हैं जल्दी निकलो और रिलोकेट करो। मतलब वहाँ पे वो भी अपने सारे बंदों को वहाँ से निकालने लगती है, क्योंकि वो इन सब के झमेले में नहीं फंसना चाहती। इसके साथ में गॉड किंग स्कल्पिक को भी दिखाया जाता है, जिसके कि कई सारे क्लोन्स होते हैं। नेचुरली वो अपने 3 केव्स में रहा करता था, जिनमें से वो अपने मल्टीपल सिटीज टियानजी आइसफॉल में कंट्रोल किया करता था, जहाँ पे उसे भी फूड नेशन में इन्वाइट किया गया था ताकि वो अपने कामों को अपने मल्टीपल क्लोन से आसानी से कर सके। जिसके साथ वो भी यहाँ पे माइग्रेशन करना शुरू कर देता है, और सब लोग पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों गॉड किंग्स को मार दिया गया होता है। उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि इन सब के पीछे जो भी मौजूद हैं वो उसका सामना कर सके, क्योंकि उसे इसकी पावर्स के बारे में अच्छे से पता होता है। लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़ चल रही होती कि तभी वहाँ पे एक फिगर अपीयर होता है इसी फूड किंगडम के ऊपर, जहाँ पे वो आते ही कहता है फूड किंगडम का कैपिटल, जहाँ पे उसकी बॉडी व्हाइट लाइट से कंडेंस होती। कह सकते हो इसकी बंदे की पावर्स एम्परर लेवल की जितनी होती है, क्योंकि जिस तरह से वो एंट्री मारा होता है वो इसी को दर्शा रही होती है। वो सिटी की तरफ देखता है, उसके फेस पूरे एक्सप्रेशनलेस होते हैं। इसके साथ वो अपने गेज को उन पूरे सिटी की तरफ मारता है। उसके देखने भर से वहाँ पे कह सकते हो कि एक बंदा तक हिल नहीं पाता, मतलब गॉड किंग से फर्स्ट लेवल से या फिर कह सकते हो और बाकी सारे बंदे वो सब वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं। कह सकते हो कि पूरा का पूरा दुनिया ही पाउज हो चुका है, जो कह सकते हो टाइम स्टॉप के जैसा
होता है, टाइम नहीं रुका है, बस कह सकते हो कि वो अपने पावर से वहाँ पे सबको फ्रीज कर चुका होता है। जिसके साथ वो वहाँ पे आगे बढ़ के मेन हॉल की तरफ निकल पड़ता है, जिसके साथ हमें टियान कुन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। मतलब कि यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो सारी चीज़ फिर से रिपीट होने लगती है, मतलब वो सारी सीन जो पहले हुआ होता है वो फिर से रिपीट हो रही होती हैं। और ये बंदा असल में अपने टाइम बैकिंग की पावर यूज़ कर रहा होता है, मतलब कि पास्ट में क्या हुआ था उस पावर्स को यूज़ कर रहा होता है ताकि वो देख सके कि असल में यहाँ पे हुआ क्या होता है। उसे वही वाली सीन दिखाई देने लगती है जहाँ पे लॉर्ड ऑफ टियान कुन आकर बैठ चुका होता है और ग्रेट सिज यूजी उसे फूड की बोतल पकड़ा रही होती है, जहाँ पे व्हाइट लाइट फिगर उसको देख रहा होता है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे में असल में एक क्विक सैंड फ्लो कर रही होती जो कि असल में टाइम को दिखा रही होती। मतलब कि यहाँ पे उस टाइम क्विक सैंड के खत्म होने तक में आपको जो देखना वो देख सकते हो, आपके पास एक टाइम लिमिट है, ये नहीं कि आप करोड़ों साल पीछे जाकर देख सकते हो कि यहाँ पे हुआ क्या होता है। सारे नज़ारे को देखने लगते हैं, जिसके साथ हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉर्ड टियान कुन आगे बढ़ते हैं, उस फूड बोतल को ग्रैब करते हैं, सडनली उनकी आंखें लॉर्ड टियान कुन और ग्रेट सिज यूजी की आंखें वहीं पे काली हो जाती हैं, जिनमें से उसकी ब्राइटनेस खत्म हो जाती है और एक ही झटके में मारे जाते हैं। व्हाइट फिगर जो होता है वो सारी चीज़ों को देख रहा होता है और वो भी हैरान होता है, मतलब हैरान तो नहीं कह सकते, वो देख रहा होता है कि कैसे टियान कुन और वो बंदा दोनों यहाँ पे इंस्टेंटली मारे गए और उनके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं था री इनकारनेट करने का। और वो सोचने लगता है कि क्या ये सीक्रेट टेक्निक ऑफ विल है या फिर कोई एक सोल का अटैम्प्ट, क्योंकि यहाँ पे असल में ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में जितने भी अपर लिमिट्स के एनर्जी हो सकता है ये उन सब के बारे में बोल रहे हैं जो कि केजुअल के बाहर से अंदर आते हैं। उनकी ऑरिजिन कॉन्टिनेंट सुप्रीम रूल्स उनके पावर्स को सप्रेस कर देती है, चाहे उनकी एनर्जी हो, मैटर काउज एंड इफेक्ट्स, चाहे विल पावर, सबको वो सप्रेस कर देती है। वो कहने लगता है कि यहाँ पे अपर लिमिट ऑफ पावर्स में यहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग मौजूद नहीं हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं। और वो इसी के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं देखा। लॉर्ड टियान कुन बहुत ही कॉशियस रहता है। लो उसने कई सारे नेबर कंट्रीज जो कि छोटे मोटे उसको यहाँ पे पकड़ा है, लेकिन उसने कभी भी किसी भी पावरफुल बेंग्स को ऑफेंड नहीं किया होता है। यहाँ पे वो सोचने लगता है कि आखिर उसे किसने मारा। दिखाया जाता है कि वो फिर से उन सारी चीज़ों को देखने लगता है, फिर सारे टाइम को वो रिपीट करके देखने लगता है कि आखिरकार एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था। और फिर से सोचने लगता है कि आखिरकार इन तीनों बंदों को ही क्यों मारा गया, बाकी 2 बंदों को नहीं, क्योंकि यहाँ पे टोटल में 5 रूलर्स होते हैं, जिसके कारण वो और भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि यहाँ पे ये कोई प्राइवेट क्रिविलेंस हो सकता है। अब टाइम पास होने लगता है, वहाँ पे वो देखता है कि बॉडीज जो होती है लॉर्ड टियान कुन और ग्रेट सिज की वो गायब हो चुकी होती है, क्योंकि लू फेंग ने पहले उन सबको उठा लिया होता है और जो ब्लड फूड बॉटल्स में जो काउंटलेस क्रिएचर होते हैं वो भी गायब हो चुके होते हैं। जहाँ पे वो फिर से आगे बढ़ने लगता है, हर एक चीज़ को अच्छे से चेक करने लगता है, रॉयल कैपिटल के कोने कोने तक में चला जाता है। इसके साथ हमें व्हाइट फिगर को दिखाया जाता है जो कि अपने पूरे स्ट्रेंथ को यूज़ करके वहाँ के एंचेस्टर के ट्वेल्स को एक्टिवेट करने लगता है। वो ह्यूज क्वेक्सेंट फिर से रीअपियर होती हैं, वो बड़ी हो जाती है और वहाँ के पूरे गॉड किंग्स मतलब पूरे के पूरे रॉयल कैपिटल को घेर लेती हैं। मतलब वो जो क्विक सैंड होता है वो जहाँ पे होता है वहाँ की वो पास्ट की लाइफ लाइन दिखाती है, जबकि वो बड़ी होकर एक्सपैंड हो चुकी है तो वो और भी बड़े एरिया के अंदर क्या क्या हुआ उन सबको दिखाने लगती है। अब सडनली इसी के साथ वहाँ पे 2 फिगर्स आ जाते हैं जो कि वहाँ पे मौजूद थे और क्विक सैंड की वजह से उनको स्पाई किया जा सकता है। जिनमें से एक बंदा ब्लैक रॉब, लॉन्ग हेयर और फेशियल मास्क को पहने हुए था, कैपिटल के ऊपर खड़ा था और नीचे देख रहा था और ये कोई और नहीं लू फेंग था। अरबी के हिसाब से लू फेंग की आइडेंटिटी नहीं पता चलती है किसी को, क्योंकि उसने अपने आप को अच्छे से छिपा रखा होता है। इसके साथ ही वो बगल में देखता है तो वहाँ पे एक ओल्ड मैन होता है जिसके अंदर कोई भी लाइट नहीं थी, मतलब उसके अंदर कोई भी जिंदगी नहीं थी और कह सकते हो कि ये एक पपेट होती है, जिसको देखकर वो सोचने लगता है कि ये मौजूद क्या है। जिसके बाद वो उन फिगर्स को अच्छे से देखने लगता है, मैन जो ब्लैक रॉब और गोल्डन मास्क में होता है। जिसके साथ देखता है कि वो उसके बारे में पता लगाने लगता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है, लेकिन वो पता नहीं लगा पाता। उसकी ऑरा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती, इतना कि उसे खुद डर महसूस होने लगता है कि मतलब यहाँ पे जो बंदा आया हुआ था वो एक एम्पर लेवल का बंदा होता है, लेकिन यहाँ पे वो लू फेंग की ऑरा को जो कि यहाँ पे आफ्टर इमेज आफ्टर लाइफ पास्ट लाइफ की कह सकते हो उसकी ऑरा से ही डर चुका होता है और उसने उस ऐसे इमेज और ऐसे ऑरा वाले बंदे को कभी भी नहीं देखा होता है, जहाँ पे वो सीक्रेटली शॉक भी होने लगता है कि आखिरकार ऐसा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में आ कैसे
जा सकता है, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वो इन सब के बारे में सोचने लगता है और हमें बताया जाता है कि असल में यह बंदा है कौन। ये असल में थंडर एंशिएंट किंगडम के 9 ग्रेट मोनार्चेस में से एक होता है, जिसका नाम टियांग गुआंग मोनार्च होता है। मोनार्चेस के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है एक सेपरेट वीडियो में, जहाँ पे वो सोचने लगता है कि आखिर है कौन, क्योंकि वो यहाँ पे ऐसे ही बहुत कम लोगों को जानता है जो कि इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर और भी मिस्टीरियस बंदे मौजूद है इस ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में, जहाँ पे शैडो हेवन रियलम का भी बंदा वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसके पास तो एम्पायर लेवल की कॉम्बैट आइडेंटिटी है, पावर्स है, लेकिन उसके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ होती है, इसके साथ वो देखता है कि उस बंदे ने उस बॉटल को भी कलेक्ट किया होता है, जहाँ पे उसके अंदर काउंटलेस क्रिएचर्स थे, और वो सोचने लगता है कि मैं उन काउंटलेस क्रिएचर्स की कॉजन इफेक्ट को यूज़ करके पता लगा सकता हूँ कि वो बंदा है कौन। जिसके बाद वो उसी फूड बॉटल की तरफ देखने लगता है, उसमें उन सारे क्रिएचर्स को देखने लगता है ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर सके, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि जिस प्रैक्टिशनर ने उसको पकड़ा होता है, जिसने उन तीनों किंगडम्स के राजाओं को मारा होता है, उसने असल में उन सारे बोतल के अंदर वाले प्रैक्टिशनर को आज़ाद कर दिया है, और जबकि आज़ाद हो चुके हैं तो यहाँ पे कॉजन इफेक्ट का पता लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वो हैरान हो जाता है और वो थोड़ा सरप्राइज भी होता है कि इतने पावरफुल बंदों को मारने के बाद भी वो कमजोरों के प्रति दया दिखा रहा होता है। जिसके बाद वो और भी सोचने लगता है, इसके बाद वो और भी चेकिंग स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो सोचने लगता है कि एक मिस्टीरियस स्ट्रॉन्ग मैन जिसके पास एक सर्वेंट पपेट भी है, आखिरकार इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे जो ओल्ड मैन जो कि जियोसान के होते हैं उसके बारे में भी ट्रेसेस कोई नहीं पता लगा पाता। जिसके बाद वो स्माइल करने लगता है कि ये स्ट्रेंज बात है कि ऐसे बड़े मैटर में आखिरकार कोई बंदा अपने पपेट को क्यों ही साथ लाएगा। जिसके बारे में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सीन चलने लगता है, कंटिन्यू होने लगता है, वो इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने लगता है, और वहाँ पे जो 2 एशियन कंट्रीज़ के बंदे होते हैं वहाँ पे आकर इसको और भी अच्छे से तह तक इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि अभी के फिलहाल जो 2 एशियन किंगडम्स के बंदे थे वो 3 हिडन फिगर फॉरेन पावर हाउस की बारे में खोज लगा रहे थे, और साथ में 5 पावर हाउसेज जिसमें क्वीन ऑफ फेंगरू, लॉर्ड ऑफ मर्डर रिवर भी शामिल होती है। मतलब यहाँ पे जो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के लिए खतरा होता है उससे वो डील करने के लिए ये किए होते हैं, और वो सब कहने लगते हैं कि यहाँ पे एक और मिस्टीरियस पावरफुल बंदा आ चुका है जिस पे हमें नज़र बनाए रखनी चाहिए। जिसके बाद हमें डी जूफेंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आ चुके होते हैं, और वो भी इस सीन को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि डीफू मैं पास्ट टाइमलाइन में जाकर देखना चाहता हूँ। यहाँ पे जो मर्डरस है उसने अपने ब्लैक रॉब और गोल्डन मास्क को पहना हुआ है, ये जरूर वही हो सकता है। अब एम्परर फू भी वहाँ पर आके इन सारी चीज़ों को देखने लगते हैं। अब डी जूफेंग भी कहता है कि उसने अपने पपेट सर्वेंट को भी लाया है, और मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि अभी के फिलहाल उसकी जो पावर है वो अल्टीमेट लेवल में नहीं पहुंची है, वो सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग्स नहीं है, उसके पास ना ही कोई पावरफुल सीक्रेट ट्रेस है टाइम और स्पेस के, और ना ही यहाँ पे कुछ और के, और इन सब के कारण मैं यहाँ पे उस पर स्पाई भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो टेरिफाइंग है। मतलब यहाँ पे उन सब के साथ ही जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो सारी चीज़ें बताने लगता है, और कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा था कि उन्हें काफ़ी कुछ पता चल चुका है, लेकिन एग्जैक्टली कौन है ये नहीं पता चला होता है। इसके साथ हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि सोचने लगता है कि आखिरकार ये कौन है, क्योंकि वहाँ पे ये सीन से उन सबको काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि लू फेंग ने अपनी जिस हिसाब से पावर्स ऑरा को दिखाया होता है उन सब के भी फटने लगी होती हैं। जिसके साथ डी फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये स्ट्रॉन्ग बंदा आया कहाँ है, लेकिन इसकी पावर्स तो अर्थ गॉड किंग से भी ज़्यादा टेरिफाइंग लग रही है। डेफो भी हामी भरता और कहता है कि यहाँ पे कुछ ही ऐसे बंदे हैं जो कि अपने सेकंड लेवल ऑफ गॉड किंग में रहते हुए ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के पीक अल्टीमेट रेलम को भी क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ पे यही हो सकता है कि उनमें से ही कोई एक बंदा हो सकता है। डी जूफेंग भी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, उसने टियानकुन किंगडम मास्टर्स को मारा है तो उसने जरूर अपने सोल या विल टेक्निक्स को ही यूज़, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फाइट का सीन नहीं है। अब यहाँ पे वो सब सोचने लगते हैं कि आखिरकार हो कौन सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबली यहाँ पे एक लेवल्स ऑफ मोनार्चीज की पावर्स का यूज़ किया जा सकता है, और जिस हिसाब की पावर उस बंदे ने पावर्स दिखाई है उसकी पावर्स 5 अर्थ गॉड किंग से भी ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो सब और भी इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाने लगते हैं, जहाँ पे उन्हें तो ये अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो सामने वाला बंदा है वो अपनी आइडेंटिटी को सबके सामने रिवील नहीं करना चाहता है।
डी जुफेंग कहता है कि डीफू क्या तुमने यहाँ पे उस हेवनली सीक्रेट से उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता लगा लिया? तो डीफू कहता है कि मैं उसके बारे में नहीं पता लगा पा रहा हूँ, हमें सीक्रेट को बारे में जानने के लिए हमारे पास पर्याप्त इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, हमें यहाँ पे बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मिला है और ये बंदा काफ़ी मिस्टीरियस है और पावरफुल भी लग रहा है। यहाँ पे वो सब बात करने लगते हैं। अब डी जुफेंग भी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, हमारे यानफिंग एंशिएंट किंगडम्स में हर एक तरीका निकाल लिया है, लेकिन फिर भी हम लॉर्ड ऑफ द मर्डर रिवर को नहीं मार पाए हैं। यहाँ तो एक और पावर हाउस आ चुका है जो कि मुझे लगता है कि लॉर्ड ऑफ मर्डर रिवर से भी ज़्यादा टेरिफाइंग है और ट्रबलसम होने वाला है। मतलब यहाँ पे ये समझ लो कि लू फेंग की पावर अभी लॉर्ड ऑफ मर्डर रिवर से भी ज़्यादा हो चुकी है। जहाँ पे कुछ एपिसोड्स पहले लॉर्ड ऑफ मर्डर रिवर लू फेंग को एक चुटकी में मार सकते थे, वहाँ पे अब लू फेंग उससे भी ज़्यादा टेरिफाइंग हो चुका होता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सब इन सब के बारे में और भी बेहतर से जानने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डी जुफेंग वहां से निकल पड़ता है, लेकिन तभी वहां पे वो पीछे मुड़ते हुए देखता है और कहता है कि मतलब डीफू पीछे मुड़कर उसी इमेज की तरफ देखता है और कहता है कि तुम हो कौन? यहाँ पे वो 3 बंदों के नाम लेता है, पुजिन, लू है और डीमिंग। मतलब इन 3 बंदों के वही बंदे नाम होते हैं जिसने अपने विल पावर को अल्टीमेट रेलम के भी सरपास करके ओवरलॉर्ड लेवल्स तक ले गए होते हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं लू फेंग का भी नाम आ रहा होता है। मतलब इन तीनों बंदों में से ही कोई हो सकता है। जहाँ पे वो शक करने लगता है, जहाँ पे बताया जाता है कि वो और भी ट्रेसेस के बारे में पता लगाने पड़ता है और डीफू अभी तीनों पे ही सस्पेक्ट में लाए हुए होता है, तो यही तीनों बंदे में से कोई ना कोई हो सकता है। जहाँ पे हमें पुजिन के बारे में बताया जाता है कि वो असल में एक मिस्टीरियस और लोकी सेकंड लेवल गॉड किंग होता है जो कि रेयरली किसी लड़ाई झगड़े में पार्टिसिपेट करता है, ऑकेजनली ही बाहर निकल के डिस्पर्स को रिक्रूट किया करता है। जहाँ पे उसके डिस्पर्स भी सेकंड लेवल ऑफ गॉड किंग्स होते हैं, जिनमें से पुजिन गॉड किंग भी उसी के अंदर शामिल होता है। फिर लूहे के बारे में बात करता है जो कि अभी केओस रेलम में रहकर अल्टीमेट लेवल ऑफ गॉड किंग लेवल्स की पावर्स विल पावर्स को रखे होता है। यहाँ पे डीफू भी लूहे को काफ़ी अरसे से एब्जॉर्ब कर रहा होता है, उस पर नज़र बनाए हुए रखा होता है और वो कहता है कि एम्परर मिंग के बारे में बात की जाए तो वो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट अचीवमेंट्स वाली विल्स वाली पावर पर्सन है, जिसने ऑलरेडी अपने सुप्रीम रूल्स को तोड़कर उसके पावर मतलब ओवरलॉर्ड की विल पावर्स को पा लिया होता है। और यहाँ पे उसके पास तो गुवान की भी इनहेरिटेंस मौजूद है, जिसके साथ वो बीस्ट ऑफ ट्रिब्यूलेशन का भी स्टडी करता है। उसके पास सर्टेन ह्यूमन लाइफ के भी इमेजेस मौजूद हैं, वो अपने आप को छुपा कर रखता है। अब यहाँ पे वो सब सोचने लगते हैं कि यहाँ पे इन तीनों में से हो कौन सकता है। जहाँ पे वो कहता है पुजिन तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हो, यहाँ पे तुम कभी भी इतनी अच्छे से मतलब इतने पावरफुल मतलब इतने बंदों को नहीं मारोगे। जहाँ पे वो लू फेंग की तरफ सोचने लगता है कि लूहे के पास टेरिफाइंग पोटेंशियल है या फिर एम्परर मिंग हो सकता है। मतलब यहाँ पे वो सोचने लगता है कि आखिरकार तीनों में से हो कौन सकता है। एम्परर फुल सरप्राइज नहीं होता है कि यहाँ पे एम्परर मिंग भी ऐसा कर सकता हूँ कि एम्परर मिंग के पास काफ़ी पावरफुल होती उन दोनों लूहे और उस बंदे से भी ज़्यादा। जहाँ पे अगर बताया जाए तो एम्परर मिंग आसानी से किसी भी एम्प्रेस मतलब क्या सकते हो किसी भी सेकंड लेवल सब गॉड किंग्स वाले बंदे को मार सकता है, सेम टू सेम अभी जैसे लू फेंग ने मारा होता है, लेकिन वो ज़्यादा करता नहीं है। एम्परर मिंग के पास भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब ये सारा इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। इसके बाद हमें सीन चेंज कर हुआंग सिटी लॉर्ड मैंसन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि यानफेंग गिल्ड हॉल से अपने टियानकुन किंगडम लॉर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन काफ़ी लंबे अरसे से निकाल रहा होता है। मतलब कि अगर इस इन्वेस्टिगेशन में देखा जाए यानफेंग गिल्ड हॉल को यहाँ शामिल कर लिया जाए और वो अपने सुप्रीम रूल को ब्रेक करने के लिए राजी हो जाए, जो कि होते हैं अपने कस्टमर्स के इन्फॉर्मेशन को देना, तो यहाँ पे लू फेंग पे काफ़ी ज़्यादा शक हो जाए, क्योंकि लू फेंग काफ़ी लंबे अरसे से हम टियानकुन किंगडम के लॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है। उसे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, जिसके साथ उसे एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। जहाँ पे लू फेंग इस इन्फॉर्मेशन को चेक करता है कि यानफेंग गिल्ड हॉल के पास होती है कि यहाँ पे टियानकुन को किसने मारा है, इसकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, मतलब किस बंदे ने मारा होता है। जिसको देखकर लू फेंग खो सोचता और कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार सबको पता क्या चला। जहाँ पे लू फेंग को एक वीडियो मिलती है, जहाँ पे लू फेंग को पता चलता है वही सारी चीज़ें जैसे लू फेंग ने लॉन्ग हेयर मैन में ब्लैक रॉब के साथ एक पपेट के साथ अटैक किया होता है, जहाँ पे लू फेंग को पता चलता है कि उन सबको उस पपेट के बारे में पता ही नहीं चला, ना ही
उस ब्लैक रॉ वाले बंदे को लूफिंग स्माइल करने लगता है, क्योंकि लूफिंग ने ऑलरेडी अपने आप के ऑरा को इस कदर चेंज कर रखा होता है। जहाँ पे लूफिंग फिर से डिटेल वीडियो को देखता है, जहाँ पे वो इसे और भी अच्छे से देखने के लिए लूफिंग को बिलियंस ऑफ कॉस्मिक सैंड देने पड़ते, लेकिन लूफिंग कहता है कि मैं अब नहीं बाइक करने वाला, देखने से क्या फायदा। लूफिंग ने वही करके आया होता है, जहाँ पे वो अच्छे से जानता था कि कोई भी उसके बारे में पता नहीं लगा पाएगा। गॉड किंग टियानकुन की बॉडी को तो उसने पहले ही ले रखा है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो ये सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है कि तभी लॉर्ड ऑफ यूसी भी वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि यू किंगडम के राजा होते हैं, जिसपे कि पहले वहाँ पे लॉर्ड टियानकुन ने अटैक करने की कोशिश की होती, लेकिन लूफेंग ने आके बचा लिया होता है। मतलब कि उस वक्त जबकि लूफेंग ने अपने 10 क्लोन से फाइट की होती है, वही किंग होता है जिसके लिए लूफेंग ने लड़ लिया होता है। जहाँ पे लॉर्ड ऑफ यूसी आता है, आते ही लूफेंग से कहता है कि क्या आप जानते हैं लॉर्ड टियानकुन के मौत के बारे में? तो लूफेंग कहता है कि हाँ मैं तो जानता ही हूँ। जहाँ पे वो फिर से कहता है कि यानफेंग और थंडर चैम्बर कॉमर्स पब्लिकली इस इंफॉर्मेशन को बेच रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी बंदे ने अपने सोल या विल पावर्स की यूज किया है उसको मारने के लिए। जहाँ पे ये सभी चीजें थी कि उसको रीइंकार्नेट करने का भी टाइम नहीं मिला था, और मुझे डर है कि ये मिस्टीरियस पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि एम्प्रेस और मोनार्चेस के नीचे वाले लेवल्स को आसानी से मार सकता है। लूफिंग कहता है कि ब्रदर यूसी तुम काफी ज्यादा सोच रहे हो, इसके बारे में सोचना बंद करो। और वो आगे कहता है कि यहाँ पे 2 कंट्रीज के फाउंडर, जहाँ पे ईस्ट एक्सट्रीम रीजन एम्पर किंग और लॉर्ड ऑफ 10,000 रेलम्स और रेलम बेस्ड एम्पर किंग, यहाँ पे ऐसे कई सारे बंदे मौजूद हैं जो कि अपने एम्पर के लेवल के नीचे के कई सारे मतलब सेकंड लेवल ऑफ गॉड किंग, फर्स्ट लेवल ऑफ गॉड किंग्स को बड़ी आसानी से मार सकते हैं। और यहाँ पर एक और आ गया है, तो यहाँ पे क्या ही कर सकता है, एक और चलेगा। मैं यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हूँ कि टियानकुन कंप्लीटली मारा चाह चुका है, उसे रीइंकार्नेट करने का भी मौका नहीं मिला। मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ। यहाँ पे उसने ऐसे ही बोला होता है, मतलब उसका कोई मंसूबा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अगर लूफेंग ऐसा बोल भी दे तो उसकी तो पहले से उससे फाइट हो रखी है, तो क्या ही हो सकता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसी किंग को जो कहता है लू है तुम्हारे बगल में ही फूड किंगडम्स का टेरिटरी मौजूद है, तो क्यों ना तुम यहाँ पे अब जाके फूड किंगडम पे कब्जा कर लो, क्योंकि उसका कोई अभी ऑनर मौजूद है। ये तुम्हारे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं यहाँ पे तुम्हारी जरूर मदद करूंगा अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। तो इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होता है, और मैं आज के दिन रेनेगार्ड इमॉर्टल की एपिसोड्स नहीं लाने वाला हूँ, क्योंकि यार मुझे कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।